सुमन रूठ कर अपने मायके में बैठी हुई थी और बड़ी खुश लग रही थी। तभी उसकी सहेलियां उसके पास आती हैं और कहने लगती है कि चलती है बाजार चलते हैं, वहां से कुछ सामान खरीद कर लाएंगे। अब सुमन, जिसको मार्केट घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, और वह उनके साथ चलने के लिए बोल देती है। यहाँ से सभी सहेलियां सीधी पासी की मार्केट में चली जाती हैं और वहाँ पर जैसी शॉपिंग करने के बाद वह वापस निकलती हैं तो उसी दौरान सुमन को उसका पति रास्ते से जाता हुआ दिखाई देता है, जिसने अपनी बाइक पर किसी और लड़की को बिठा रखा था। अब जैसे सुमन ये सब कुछ देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और अपने पति के पीछे भागने लगती है, लेकिन पति बाइक पर था और वो पैदल थी, तो पति तो वहां से निकल जाता है। लेकिन सुमन जैसे ही घर वापस लौटती है तो उसके बाद फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति के पास फ़ोन मिलाने लगती है। लेकिन जैसे ही पति फ़ोन उठाता है तो फ़ोन उठाने के बाद कह देता है कि देखो सुमन, तुम तो बार बार रूठ कर मायके चली जाती हो और अब शादी को 9 साल भी हो गए हैं, तो क्यों ना अब मैं तुमसे तलाक ले लूँ और इसी लड़की से दूसरी शादी कर लूँ। इस बात को सुनकर सुमन के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसका पति होता है वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और ये सब मैं तुम्हें कर कर दिखा दूंगा। ऐसा कहकर पति फ़ोन काट देता है और यहाँ पर जो पत्नी होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। कौन थी वह पत्नी और किस वजह से उसका पति ऐसा कह रहा था, और शादी के 9 साल बाद पति को ऐसा क्या दिख गया दूसरी महिला में जो वह उसके साथ अपने जीवन को बिताना चाहता था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के गया के एक छोटे से गांव के अंदर एक माँ है जिसका एक इकलौता बेटा है, जिस बेटे का नाम होता है संजय, जो कि अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है और माँ बेटे बड़ी खुशियों के साथ जीवन व्यतीत किया करते हैं। दरअसल यहाँ पर जो संजय की माँ है उसको पेंशन मिला करती है, क्योंकि संजय के पिता सरकारी नौकरी में थे और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद माँ की पेंशन आया करती है, तो उनको रुपए पैसों की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से संजय अपनी पढ़ाई लिखाई करता है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। संजय की जब नौकरी लग जाती है तो उसके बाद उसकी जो माँ होती है वह सोचने लगती है कि क्यों ना अब बेटे की शादी करा दूं और शादी होने के बाद हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा और परिवार के अंदर एक सदस्य और बढ़ जाएगा। यही सोचकर संजय की माँ जो होती है वह अपने बेटे के लिए इधर उधर लड़की ढूंढती है और ढूंढने से पासी के गाँव में उसे एक लड़की मिल भी जाती है, जिस लड़की का नाम होता है सुमन, जिसके पिता के पास ज्यादा रुपए पैसे तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो संजय की माँ होती है वह उससे जब भी शादी कर लेती है, क्योंकि उसे अपने गांव के पास की ही लड़की चाहिए ताकि उसके बेटे को ज्यादा दूर अपनी पत्नी को लेने के लिए जाना ना पड़े। तो इसी वजह से वह उस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। और यहाँ पर जब सुमन के घर वाले देखते हैं कि संजय इकलौता लड़का है और उसकी माँ की पेंशन भी आया करती है, साथ में उनके पास कुछ पुश्तैनी जमीन भी है और अच्छा खासा कमाया करता है, तो वो लोग भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और यहाँ पर सुमन और संजय की धूमधाम और रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। अब सुमन पीछे से एक बड़े परिवार से आया करती थी जिसके अंदर काफी सारे लोग थे और साथ में वहां पर पैसों की भी कमी थी, लेकिन यहाँ पर रुपया पैसा तो अच्छा खासा होता है, लेकिन परिवार के अंदर ज्यादा लोग भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति की वैल्यू होती है। और यहाँ पर जब उसकी सास और उसका पति उसे अच्छे से प्यार करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, तो सुमन को लगने लगता है कि अब तो वही है इस दुनिया में और उसके सिवा और कोई ऐसा नहीं है जिससे इतना प्यार किया जाता हो। शादी के लगभग 2 साल तक तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि यहाँ पर पति और माँ जो होते हैं वह इसकी हर बात को माफ कर दिया करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है तो समय के साथ साथ सुमन का व्यवहार थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है और वह छोटी छोटी बातों पर अपने पति से नाराज होकर उससे लड़ाई कर दिया करती। यहाँ पर पति उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती है और रूठ कर अपने मायके चली जाती है। इसके बाद जब सुमन मायके चली जाती है तो यहाँ पर जो संजय होता है उसकी माँ का मन नहीं लगता है और वह कहती है कि बेटा बहू को ले आ और उसे जल्दी से यहाँ पर ले आ, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है, घर में वैसे भी हम 3 ही लोग हैं और अगर वो यहाँ पर नहीं रहेगी तो कैसे मन लगेगा। इस बात को सुनकर संजय को भी ये बात ठीक लगती है और वह अपनी माँ के कहने पर अपनी पत्नी को मनाने के लिए लगभग दूसरे तीसरे दिन वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद जो पत्नी होती है वहां पर काफी सारे नखरे करती है और जब सुमन के जो माता पिता होते हैं वह उससे कहते हैं कि बेटी चली जा, तो उसके बाद वह आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कई सारी शर्तें रख देती है और उन शर्तों के साथ दोबारा से ससुराल में रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे करके अब उसकी बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि वह अपनी सास से भी लड़ाई करने लगती है। जब वह सास से लड़ाई किया करती है तो सास भी उसे समझाती है, लेकिन वो समझती नहीं है और रूठ कर फिर से मायके चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वह फिर से माँ के कहने पर अपनी पत्नी को मनाने के लिए सीधा मायके पहुंच जाता है और वहां से फिर से 2-4 शर्तें और बढ़ जाती हैं और उन शर्तों के साथ वह अपनी पत्नी को फिर से ले आता है।
अब धीरे धीरे करके ऐसे समय बीत रहा था और माँ बेटे इस बात से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर एक दिन संजय अपनी माँ से कहता है, जब उसकी पत्नी रूठकर मायके गई थी, कि माँ इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा और हमें क्या करना चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, वो भी नादान है और वो छोटी मोटी तो गलतियां किया करती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो सुधर जाएगी, अभी नई नई शादी हुई है ना। जबकि इसकी शादी को लगभग 3 साल हो गए थे। इसके बाद संजय यहाँ पर अपनी माँ की बात फिर से मानता है और अपनी पत्नी को मनाकर फिर से वापस ले आता है। सुमन घर के अंदर पूरे ही रौब के साथ रहा करती है और अब जो वो कह दिया करती है वही घर के अंदर हुआ करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्यार की रोटियां उसे मंजूर नहीं होती हैं और वह फिर से लड़ाई करके रूठ कर अपने मायके जाती रहती है। यानी कि आलम ऐसा था कि हर 2 महीने में कम से कम 15 दिन तो उसे अपने मायके ही रहना होता था और इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। तभी अचानक से इस परिवार के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर परिवार की जो मुखिया यानी कि जो संजय की माँ होती है, उसे पता चलता है कि बहू प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद उनके घर में एक और मेहमान आने वाला है और परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाएगा। तो इसके बाद वो बड़ी खुशी होती है और खुश होने के बाद इधर मिठाइयां बांटती है और अपने बेटे को भी समझाती है। कहती है कि बेटा तू कहा करता था ना कि कब अकल आएगी, तो अब जब ये बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद शायद तुम्हारी पत्नी को अकल आ जाएगी। ऐसा सोचकर वो लोग अब चुपचाप घर के अंदर रहते हैं और सोचते हैं कि जब तक ये प्रेग्नेंट है तब तक तो इससे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है, चाहे कुछ भी कहे, इसकी सभी बातों को मानना है। तो ऐसा ही वो माँ बेटे करते हैं, बिल्कुल भी पत्नी से कुछ भी नहीं कहते हैं और उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। धीरे धीरे उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है और डिलीवरी होने के बाद पता चलता है कि सुमन ने एक लड़के को जन्म दिया है। सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वह इस बात से बड़ी खुश होती है। उसके बाद जब यहाँ पर उसकी बहू हॉस्पिटल से घर आ जाती है तो वो अपनी बहू की देखरेख में जुट जाती है। लेकिन यहाँ पर बहू को उसकी बातें रास नहीं आती हैं और बच्चा होने के लगभग 12 दिन बाद वह फिर से रूठकर अपने मायके चली जाती है, छोटी सी बात को लेकर, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल सास काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट में वह भूल जाती है कि उसने बहू की हर बात को मानने के लिए कहा था और वह खुद ही उससे किसी बात के लिए जबरदस्ती कर देती है और कहती कि इस तरह से मत कर, बाद में तुम्हें परेशानी होगी और बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर सुमन को तो आदत थी कि उसकी हर कोई बात माने और इसी वजह से वह फिर से रूठकर चली जाती है। यहाँ पर जब इस बार सुमन रूठ कर जाती है तो बेटा संजय अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ देखा ना, इसने तो ये भी नहीं देखा कि अभी अभी इसने बच्चे को जन्म दिया है और उसके बावजूद भी रूठ कर चली गई। तो यहाँ पर जो माँ होती है संजय की, वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है ना, वो उसका दूसरा जन्म होता है और दूसरे जन्म में ये बातें होना कॉमन है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर, दोबारा जाकर अपनी पत्नी को मना कर ले आ। पति फिर से पत्नी को मना कर ले आता है। लेकिन इसके बाद जब रवैया ऐसा ही रहता है सुमन का, तो उसके बाद पति का दिमाग खराब होने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा इस बात से डिप्रेशन में जाने लगता है। धीरे धीरे इन बातों को 9 साल हो जाते हैं। जो उनका बच्चा था वह भी 4 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक भी सुमन की हरकतों में बिल्कुल भी सुधार नहीं था और वह तो इसी तरह से अपने जीवन को जिया करती। लेकिन 9 साल बाद एक बार जब यहाँ पर सुमन रूठकर अपने मायके में बैठ जाती है तो उसके बाद यहाँ पर संजय काफी ज्यादा परेशान होता है और परेशानी के चलते बहुत कुछ सोचता रहता है। उसकी माँ भी इसकी हालत को देखकर परेशान है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि बहू ने कर ही ऐसा दिया था। उन्होंने जो उससे प्यार किया था उस प्यार का उसने गलत फायदा उठाया था। सुमन मायके में बैठी बैठी ये राह देख रही है कि फिर से उसका पति आएगा और फिर से वो 2-4 बात सुनाकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी और अपने घर के अंदर रहेगी। लेकिन तभी जब उसे रूठकर आए हुए लगभग 10 से 12 दिन हो जाते हैं तो 12 दिन बाद अचानक से उसकी कुछ सहेलियां जो भी अपने मायके में आई थी वह सुमन के पास आती हैं और कहने लगती है कि चल रही सुमन, मार्केट चलते हैं और मार्केट में जाकर अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे। अब यहाँ पर सुमन को मार्केट जाना बड़ा ही अच्छा लगा करता था और उसके बाद वह हामी भर लेती है, कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ और हम सभी लोग मार्केट में शॉपिंग करेंगे। सुमन के पास रुपए पैसे भी काफी ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि पति और सास दोनों के दोनों उसे पैसे देते रहा करते और उन पैसों को वो अपने पास जमा करके रखा करती थी। तो इसी वजह से उन पैसों को लेकर वह सीधा मार्केट चली जाती है और वहां पर अपनी सहेलियों के साथ ढेर सारी शॉपिंग करने लगती है। काफी देर तक वो लोग शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद जब वह मार्केट से बाहर निकलते हैं तो तभी अचानक से सुमन की सामने नजर जाती है। सामने उसका पति जो कि बाइक चला रहा है और उसके पीछे एक बेहद ही खूबसूरत महिला बैठी हुई है और उसने उसके कंधे पर हाथ रख रखा है। वो दोनों बड़े ही खुश हैं और इस खुशी को देखकर सुमन के तन बदन में आग लग जाती है और उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। वह एकदम से संजय के पीछे भागने लगती है, लेकिन संजय बाइक पर था और जब संजय देखता है कि उसकी पत्नी ने उसे देख लिया है तो बाइक को तेज चलाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पर सुमन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वह सीधा अपने मायके आती है और मायके आने के बाद सीधा अपने पति के पास फोन मिला देती है और कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कौन थी वह महिला और किस वजह से तुम उसे इस तरह से घुमा रहे थे।
इसके बाद यहाँ पर जो संजय होता है वो कहता है कि वो महिला और कोई नहीं, मेरी होने वाली पत्नी है। 9 साल तक मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे प्यार का सिला यह दिया कि तुम बिल्कुल भी नहीं माना करती हो। जब बार बार तुम रूठ कर चली जाती हो तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है और माँ को भी बुराई लगा करता है, क्योंकि परिवार के अंदर केवल 3 सदस्य हैं और अब मैंने इस लड़की को पसंद कर लिया है और ये भी मुझे पसंद किया करती है। मैं तो अब इसी से शादी करूंगा और इसी के साथ अपने जीवन को बिताऊंगा। ऐसा कहकर संजय फोन काट देता है, लेकिन यहाँ पर सुमन के तन बदन में पूरी तरह से आग लग गई थी और वह बार बार संजय के फोन पर फोन मिलाती है, लेकिन संजय बिल्कुल भी फोन नहीं उठाता है। और यहाँ पर जब सुमन ये देखती है कि उसका पति फोन नहीं उठाता तो उसके बाद वह अपने पिता और भाई के पास पहुंच जाती है और उन्हें बताने लगती है कि आपका दामाद इस तरह से कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पिता होता है वह काफी ज्यादा समझदार था और जब पहले पहले उसकी बेटी रूठ कर आई थी तो ही उसने उसकी ओर ली थी, लेकिन बाद में वो कहने लगा था कि बेटी ऐसा मत कर, ये बहुत ही गलत है। लेकिन जब बेटी नहीं मानती है और उसकी माँ भी उसका संग देती है तो वह चुप रह जाता है। तो पिता को मौका मिल गया था और वो कहने लगता है कि बेटी तू तो वहां पर टिकाई नहीं किया करती है और उन्हें इंसान की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि उनके घर में एक बुजुर्ग महिला है, उसे भी देखरेख की जरूरत है। अब जब तू नहीं टिका करती है तो वो लड़का तो दूसरी शादी करेगा ही, इसमें हम लोग तुम्हारा कुछ भी साथ नहीं दे सकते। ऐसा कहकर पिता तो मना कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो माँ होती है वो उसको सहारा देती है और कहती है कि चल मैं चलती हूँ तेरे साथ और मैं भी तो देखूं वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है, भला मैं भी उसे देख लूंगी। ऐसा कहकर वो चलने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो सुमन का पिता होता है वह अपनी पत्नी को धमकाता है, कहता है कि खबरदार अगर तुम इसके साथ गई तो इसने जो बोया है उसको इसी को काटने दो और तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो सुमन की माँ होती है वह रुक जाती है, क्योंकि पति ने इस तरह से कहा था कि मानो अगर वो उसका कहा नहीं मानेगी तो वह उस पर पिटाई भी लगा सकता है। इसके बाद जब माँ रुक जाती है तो सुमन फैसला करती है कि मैं खुद जाऊंगी और खुद जाकर उससे बात करूंगी। यही सोचकर जो सुमन होती है अपने आप ही बिना किसी बुलावे के वहां से सीधा अपने ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल जाकर वह दरवाजा खटखटाने लगती है। अब यहाँ पर संजय को मानो जैसे ये बात मालूम ही थी, तो इसी वजह से वो अंदर से पूछता है कि कौन है। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि मैं हूं, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन तभी यहाँ पर जो संजय होता है वह साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम जो भी हो यहां से चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दूंगा। हालांकि संजय को महसूस हो गया था कि यह सुमन है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा कह देता है। तभी यहाँ पर जो सुमन होता है वो कहने लगती है कि मैं और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी सुमन हूं और मेरा बेटा तुम्हारे घर है। लेकिन यहाँ पर जो संजय होता है वो कहता है कि वो मेरा बेटा है, वो तो मेरे घर है, लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं हो, क्योंकि अगर मेरी पत्नी होती तो मेरे घर के अंदर रहती, घर के बाहर रहने की क्या जरूरत थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर सुमन फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति से रो रो कर माफी मांगने लगती है। अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर खड़ा होकर ये माहौल देख रहे थे और उन्हें भी पता था कि ये बहू घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं टिका करती है। वो खड़े होकर ये बात सोच रहे थे कि आज ये बहू अपने आप बिना बुलावे के कैसे आ गई और क्या कारण है जो इस तरह से रो रही है। वो लोग काफी देर तक बात समझते हैं और जब लोगों के बात समझ में आती है, क्योंकि संजय अंदर से बता देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हारा जितना भी खर्चा शादी में हुआ होगा उतने पैसे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। मैंने एक दूसरी लड़की को पसंद कर लिया है और उसी के साथ अपने जीवन को जीऊंगा, तुम यहां से वापस लौट जाओ। तो उसके बाद वो फूट फूट कर रोती है और जब पड़ोसी इस बात को सुनते हैं तो वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था इसका, इसने भी इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब कर दी। शादी के 9 साल तक भी ये कभी भी 1 महीने तक इस घर के अंदर नहीं रुकी और बार बार रूठकर चली जाया करती है। इधर ये बातें सुमन के कानों तक भी आ जाती हैं, लेकिन वो कैसे भी करके घर के अंदर घुसना चाहती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। अब पहले तो वो गुस्सा दिखाती है, लेकिन जब गुस्से से कुछ नहीं होता तो वह गिड़गिड़ाने लगती है दरवाजे पर पड़ी पड़ी और माफी मांगने लगती है अपने परिवार वालों से, यानी कि अपने पति से, अपनी सास से, और कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे घर के अंदर रख लो और मुझे अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करना और मैं बिल्कुल भी रूठ कर नहीं जाऊंगी। लेकिन पति साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि देखो, उस लड़की से मैं कॉलेज टाइम से प्यार किया करता था, लेकिन जब तुमसे मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मैंने उसे भुला दिया और अब जब तुम रूठ कर बार बार मायके चली जाती हो तो एक दिन मेरी उससे मुलाकात हो गई और जब उसने ये सुना कि ऐसा हो रहा है तो उसने मुझे ऑफर दिया और मैं ऑफर स्वीकार कर चुका हूं। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ऐसा कहकर पति साफ साफ मना कर देता है। तो पत्नी काफी देर तक रोने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता है तो उसके बाद वो कहने लगती है कि ठीक है संजय, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कहीं भी नहीं रहूंगी और मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर दूंगी। ऐसा कहकर वो घर से दूर जाने लगती है और जब यहाँ पर
सुमन की जो सास होती है वो ये बात सुनती है तो अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा फौरन से बहू को रोक, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा और ये बहुत ही गलत रहेगा। इसके बाद जो संजय होता है वह दरवाजा खोलता है और अब तक जो पत्नी होती है वो घर से लगभग 300 मीटर दूर जा चुकी थी। पति एकदम से भाग दौड़कर अपनी पत्नी को पकड़ता है और कहता है कि चलो घर चलो, मैं दरवाजा खोल रहा हूं। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है कि नहीं, अब मुझे घर के अंदर नहीं जाना, क्योंकि तुमने जब तय कर लिया कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो तुम दूसरी शादी कर लेना, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी शादी को नहीं देख सकती और इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूं। ऐसा कहकर पत्नी आगे की तरफ जोर मारने लगती है, लेकिन पति उसे पीछे की तरफ खींचता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला, वो तो केवल ऐसा ही था तुम्हें दिखाने के लिए, और वो कोई मेरी प्रेमिका नहीं है, वो तो केवल कॉलेज की दोस्त थी। और जब उसे पता चला कि मैं इतना परेशान हूं, तुम मुझे इतना परेशान किया करती हो, तो उसके बाद उसने ही मुझे ये बात बताई और कहा कि तुम ऐसा करो। लेकिन यहां पर सुमन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वह कहने लगती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना, ताकि मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा ना करूं। लेकिन तभी यहां पर संजय कहता है, अरे नहीं बाबा, मैं सच बोल रहा हूं और तुम ऐसा करो, एक बार मेरे साथ घर चलो और उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यहां पर जो सुमन होती है वो कहती है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकती, पहले उस महिला को बुलाओ, अगर वो ये बात कहेगी तो ही मैं मानूंगी। तो यहां पर संजय कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो और मैं उस महिला को भी यहां पर बुला लेता हूं। इसके बाद पत्नी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और यहां पर वह उसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठा देता है। पति जो होता है वह उस महिला को फोन कर देता है जो कि उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी, जिसका नाम होता है सविता। अब सविता के पास जैसे फोन जाता है तो उसके बाद वह फौरन कहती है कि ठीक है, आधे घंटे में यहां पर आ जाऊंगी और तुम कैसी भी चिंता मत करो। इतनी देर में जो यहां पर सुमन होती है वह अपनी सास से रो रोकर उनके पैर पकड़कर माफी मांगती है और कहती है कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई और इनसे कहो बिल्कुल भी ऐसा ना करें और मैं ही इस घर की बहू रहूंगी और मुझे इस घर में रहना है। आज के बाद इस घर में वो ही होगा जो आप लोग कहोगे और मैं तो बिल्कुल इस घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। यहां पर दोनों माँ बेटे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम ही इस घर के अंदर रहोगी और ऐसी बात सोचो भी मत जैसी तुम सोच रही थी। और इतनी देर में यहां पर जो सविता होती है वह भी वहां पर आ जाती है। सविता अगर बैठी थी, इतनी देर में जो सुमन के पिता होते हैं वह भी वहां पर आ जाते हैं और जैसे सुमन अपने पिता को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद वह हैरानी भरी निगाहों से अपने पिता और अपने पति की तरफ देखने लगती है और तभी सभी के सभी एकदम से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यही एक तरीका था तुम्हें ठीक करने का, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। यहां पर सुमन कहने लगती है कि मैं समझी नहीं क्या हुआ। तो यहां पर जो संजय होता है वह पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। कहता है कि जब तुम बार बार ऐसा किया करती थी और मां ने मुझे बार बार दिलासा दिया कि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं तो ऐसा कर रही है, और उसके बाद कहा था कि बच्चा हुआ है इस वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन जब शादी के 9 साल बाद तक भी तो मैं बिल्कुल भी सुधार नहीं आया, तो उसके बाद मैं काफी ज्यादा परेशान रहने लगा और इस परेशानी के चलते मैं किसी से ज्यादा बात नहीं किया करता था। तभी एक दिन मैं मार्केट जाता हूं तो वहां पर मुझे मेरी फ्रेंड सविता मिलती है जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और इसकी खूबसूरती के चर्चे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ना तो शादी की है और यह तो सामाजिक कार्य किया करती है। अब जैसे ही मुझे उदास बैठा हुआ वहां पर देखती है तो पूछने लगती है कि संजय क्या हुआ, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। तो यहां पर जो संजय होता है वो कहता है कि नहीं सविता, कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ कि तुम कैसी हो। लेकिन सविता कहती है कि नहीं संजय, तुम पहले तो नहीं हो, अब तो बहुत ज्यादा बदले बदले लग रहे हो, पहले तो तुम बड़े खुशमिजाज रहा करते थे जो कि पूरी क्लास को हंसा दिया करते थे। तो यहां पर जो संजय होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और जब सविता उससे उसकी पूरी बात जानती है तो उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य किया करती हूं और मुझे परिवारों के बारे में पता है कि परिवार कैसे रहा करते हैं, और तुम्हारी पत्नी की जो कंडीशन तुम बता रहे हो वो कुछ भी नहीं है, केवल एक बचपना है जो कि महिलाओं के अंदर कभी कभी अहम हो जाया करता है और इस अहम को तोड़ने का केवल एक ही रास्ता है। तो उसके बाद सविता उसे बताती है कि इस तरह से अपनी पत्नी के सामने मुझे लेकर बाइक से निकलो और जब पत्नी ये देखेगी तो उसके बाद उसे ये बात बड़ी बुरी लगेगी और ऐसा ऐसा कर देना। इन सभी बातों में यहाँ पर जो सुमन के पिता होते हैं वह भी शामिल होते हैं और संजय की मां ने फोन करके उन्हें इस बात के लिए राजी किया था, क्योंकि जब बार बार वो ऐसा किया करती है सुमन तो वह भी इस बात से परेशान हो जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि बेटी गलत कर रही है। लेकिन घर के अंदर सुमन अपने पिता की बात नहीं मानती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वैसे भी वो लड़की ठहरी। उसके बाद जब ये पूरा भेद खुल जाता है तो यहाँ पर सुमन को चैन की सांस आती है और वो कहने लगती है कि अब तक जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बात का मैं आप लोगों से वादा करती हूँ और आप लोग मुझे माफ कर देना जो कुछ भी मैंने अब तक किया है। उसके बाद से और आज तक यहाँ पर जो सुमन है वह संजय के साथ अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रही है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक
पति ने अपनी पत्नी को लाइन पर लाने के लिए कुछ ऐसा खेल खेला जिस खेल के बाद पत्नी पूरी तरह से सुधर गई और आज तक भी उसका घर अच्छी तरह से बसा रही है। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।